हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज 4th डे है और आज का पहला सवाल, डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन हमको लिखनी है। L = 5/I से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है पर यूनिट करंट, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, द फ्लक्स लिंक विथ कॉइल पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए, इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा उसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन कीजिए। तो बच्चों, हमने अपनी कल की क्लास में ये डेरिवेशन किया हुआ था। मैं केवल थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। एक हमने लॉन्ग सोलेनॉइड बनाई, मान लीजिए इसका ये सोलेनॉइड S1 है और इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसकी लेंथ L है, ठीक है, और इसके अंदर करंट जा रहा है I1, जिसके कारण यहाँ पूरे अंदर सोलेनॉइड में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 Ni। ठीक है, और इसके अंदर एक छोटी सी सोलेनॉइड भी है। छोटी सोलेनॉइड इस प्रकार से, मतलब छोटे एरिया वाली सोलेनॉइड है तो उतनी ही लेंथ की। ओके, इसके नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए N2, और हमको ये बताना है कि अगर इसमें करंट चेंज हो, बड़ी वाली सोलेनॉइड में करंट चेंज हो तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। यानी अगर हम इन लूप्स की बात करें तो इन लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण से इंडक्शन होगा। तो किस हिसाब से इंडक्शन होता है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस से पता चलता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को कहाँ से निकालते थे हम लोग? 5/I से निकालते थे। बस हमको ये देखना है इससे टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है डिवाइडेड बाई दिस करंट। ठीक है, इससे टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है डिवाइडेड बाई दिस करंट। तो यहाँ से हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी और फाइनल रिजल्ट आता है μ0 N1 N2 A/N। ओके, बिल्कुल। जिन बच्चों ने सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस देख लें, ठीक है, क्योंकि आज ये 4th डे है तो बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं CBSE के, वो रिपीट किए जाएंगे। तो हर बार तो पॉसिबल नहीं है कराना एक ही क्वेश्चन को, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट जरूर मैं देता जाऊंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, डिफाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ टू कॉइल्स, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। फिर से डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन आप लोग पक्की तरीके से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा रहा है। दो सोलेनॉइड्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का यही एक खास फायदा होता है कि हमको पता चल जाता है कि कौन से सवाल ज़्यादा रिपीट किए जा रहे हैं। पहली बात ये पता चलती है। दूसरा कि किस प्रकार से CBSE में सवाल घुमाए जाते हैं वो भी पता चलता है। ठीक है, किस लेवल के सवाल बनाए जाते हैं, कितना कठिन रहता है, क्या हम उस लेवल के सवाल लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं, ये सब बातें हमको पता चल जाती हैं। चलिए, तो ये भी डेरिवेशन था। अगला सवाल, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा? टोटल फ्लक्स लिंक विद कॉइल पर यूनिट करंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन किया था। ऐसा यूनिट भी दोनों की सेम है, हेनरी। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की भी हेनरी और म्यूचुअल की भी हेनरी। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी। दो एडजेसेंट कॉइल हैं, मान लें एक ये है और दूसरी ये है। ठीक है, इसमें करंट जा रहा होगा और इसमें करंट पहुंच जाएगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। चलिए, इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1.5 हेनरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर, अगर एक कॉइल में करंट चेंज हो 0 से 20 एम्पियर तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पहुँचेगा, इंडक्शन हो जाएगा इन 0.5 सेकेंड। और ये जो चेंजमेंट हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है? 0.5 सेकेंड में हुआ है। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल? दूसरी कॉइल से कितना फ्लक्स चेंज हो गया? अरे हमको तो ये लगा था कि EMF का इंडक्शन पूछेंगे। EMF कितना इंड्यूस हो गया दूसरी कॉइल में? दूसरी कॉइल में अगर EMF इंड्यूस की बात करें तो वो हो जाएगा, मॉड लगा लें तो M/dI/dt, यही होता है EMF इंडक्शन, है ना, इंड्यूस EMF का फॉर्मूला।
माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, माइनस लेंज लॉ के कारण आया है इसलिए मैंने वो माइनस हटा दिया मॉड लगा के। एम की वैल्यू 1.5 दिया है, डी आई की वैल्यू कितना चेंज हुआ है करंट, 20 में से 0 घटा दो तो चेंजमेंट मिल जाएगा, 20 कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, 0.5 सेकेंड में, सब कुछ दिया है। डी टी टाइम की जरूरत नहीं लिखने की। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ये किसके बराबर होगा, डी फाई अपॉन डी टी के। तो डी टी कट जाएगा हमारा, डी फाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.5 इंटू 20। ओके, हमको डी फाई निकालना था ना कि ईएमएफ। अगर ईएमएफ निकालना होता तो मैं इस डी टी की वैल्यू रख के इस पूरी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर देता, लेकिन चूंकि डी फाई निकालना था तो मैंने डी टी काट दिया और मुझे ये मिल गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो एक अच्छा सवाल है, ठीक ठाक सा, आराम से इसको देखिए समझिए। बस समस्या ये होती है कि हम लोग क्वेश्चन को आराम से नहीं पढ़ते, तो आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कि क्या पूछा जा रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा जा रहा है या ईएमएफ पूछा जा रहा है या फ्लक्स पूछा जा रहा है। उसके बाद उसको वैसे ही सोचिए कि कौन से क्या लगाएं हम, किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखिए, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। एल को डिफाइन कीजिए। एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, यानी टोटल फ्लक्स लिंक विद कॉइल पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इट्स एसआई यूनिट इज हेनरी। ए लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न पर सेंटीमीटर। एक लॉन्ग सोलेनॉइड है बहुत बड़ी और हर सेंटीमीटर में उसके 15 टर्न है। स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो स्मॉल एन होता है टर्न्स पर मीटर। यहाँ पे यही गलती हो जाती है बच्चों से, स्मॉल एन की वैल्यू को 15 ले लेते हैं, लेकिन 15 नहीं होगी स्मॉल एन। 15 टर्न पर सेंटीमीटर, तो पर मीटर में कितने हो जाएंगे, 1500। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1500 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, क्योंकि हमको पर मीटर में देखना होता है, एन जो होता है उसको ऐसे यूनिट में लेना होगा। हैज ए स्मॉल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड है, इसके अंदर एक छोटा सा एरिया रखा हुआ है, ऐसा लूप। ठीक है, एक छोटा सा लूप रखा हुआ है, ऐसा हमने बना दिया, जो कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की एक्सिस ये होती है, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं इफ द करंट कैरीड बाय सोलेनॉइड चेंजेस बाय 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर। सोलेनॉइड में जो करंट है वो 2 एम्पियर था पहले, और ये चेंज हो गया 2 एम्पियर से 4 एम्पियर। ठीक है, कितने सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में। जो चेंज होने में टाइम लगा है वो 0.1 सेकेंड लगा है करंट को चेंज होने में। ठीक है, बिल्कुल। देन व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप व्हेन करंट चेंजेस। करंट का चेंज होने से इस लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। पहले तो मेरी बात को समझिए कि जब करंट 2 एम्पियर होगा तब अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ, म्यू नॉट एन आई, आई की वैल्यू 2 एम्पियर। फिर जब करंट अचानक 4 एम्पियर हुआ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ गई होगी अंदर। तो अचानक से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी होगी तो इस लूप से अचानक से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण यहाँ पे क्या हुआ होगा, इंडक्शन हो गया होगा। बिल्कुल, और हमको वही इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, चलिए डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। बस हमको ये बता दीजिए इससे फ्लक्स कितना चेंज हुआ है और कितने टाइम में चेंज हुआ। टाइम तो हमें पता है 0.1 सेकेंड में हो रहा है सब कुछ, तो डी टी तो हमको पता है, डी फाई नहीं पता कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। उसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस। चलिए, तो इनिशियल फ्लक्स देखिए क्या है। इनिशियल फ्लक्स है इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द लूप। एरिया ऑफ द लूप है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में हो गया। ठीक है, इनिशियल फ्लक्स, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू नॉट एन आई, और आई की वैल्यू 2 एम्पियर रखना है क्योंकि इनिशियली करंट 2 एम्पियर है। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन की वैल्यू हो गई 1500, यहीं पे गलती हो जाती है, बच्चे लोग 15 लिख लेते हैं। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, 2/100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, तो इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। ये है इनिशियल फ्लक्स। क्या है ये, इनिशियल फ्लक्स। ठीक है, 0.1 सेकेंड बाद फ्लक्स क्या हो जाएगा उसको बोलेंगे फाइनल फ्लक्स। वो होगा फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब इसका एरिया तो चेंज हुआ नहीं है, तो एरिया तो हम वही लिखेंगे 2/100 इंटू 100।
फाइनल मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई, जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू। बस आई की वैल्यू 4 एम्पियर रखनी है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी रखनी है 1500, और म्यू नॉट की वैल्यू भी हम सबको पता रहती है, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन की वैल्यू 1500 और आई की वैल्यू 4। बस ये कैलकुलेशन हमको करनी है, इस कैलकुलेशन से हमको फाइनल फ्लक्स पता चल जाएगा। अब देखा जाए तो आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, पहली कैलकुलेशन जो आएगी उसको केवल आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, आपको फाइनल कैलकुलेशन मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि केवल करंट ही 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हुआ है, बाकी सारी की वैल्यू सेम है, तो ये चीज़ 2 गुनी होगी इस चीज़ से। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा d5 चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन कितने टाइम में, dt टाइम में। तो ऐसा करने से हमको पता चल जाएगा कि ये कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा इस लूप में, ठीक है। बिल्कुल, इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से कि कैसे करना है। बहुत अच्छा सवाल है, CBSE बोर्ड में इसको बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से यही फ़ायदा होता है कि हमको बहुत सारे क्वेश्चंस पता चल जाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड बनाता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तो पहले से ही बने बनाए होते हैं, NCERT से रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस नए भी बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द स्कीमेटिक स्केच ऑफ द AC जनरेटर। AC जनरेटर का डायग्राम बनाना है, तो अच्छे से डायग्राम बनाना है, ठीक है बच्चों। मैं थोड़ा सा जल्दी से बना देना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्मेचर, ये तो घूमती है, इस प्रकार से इसको घुमा देना है ओमेगा की से। स्लिप रिंग्स, एक ये स्लिप रिंग और दूसरी ये स्लिप रिंग, चलिए मैं जल्दी से बना दूं। स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, और ये चला जाएगा लोड के लिए। तो ये रहा आपका AC जनरेटर। कम से कम आपको इतनी बातें तो उसमें बतानी है, मैग्नेट्स, आर्मेचर या कॉइल, स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, ठीक है। बिल्कुल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बना देना। चलिए, तो इतनी बातें तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इसमें लिखा है ड्रॉ द स्कीमेटिक स्केच ऑफ AC जनरेटर डिस्क्राइबिंग इट्स बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट इनके यही है, मैग्नेट, आर्मेचर, मैग्नेटिक फील्ड, स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस। बढ़िया बात क्या है, शो ए प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड अल्टरनेटिंग EMF, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड अल्टरनेटिंग EMF वर्सेस टाइम। फ्लक्स का टाइम के साथ ग्राफ बनाओ और EMF का टाइम के साथ ग्राफ बनाओ। ओके, तो फ्लक्स क्या इसमें चेंज हो रहा होता है? बिल्कुल चेंज हो रहा होता है। ध्यान से सुनिए, मेरी मान लीजिए कॉइल ऐसी रखी हुई है और ऐसे घूमेगी, तो बार बार फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जरा इसको ध्यान से देखिए, अभी मैं इसके अंदर मार्कर रख देता हूँ क्योंकि पेज नंबर ढूंढना पड़ेगा फिर मुझको। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसी हैं और कॉइल भी ऐसी रखी हुई है। अचानक से कॉइल ऐसे घूम के ऐसे होने लगेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने लगेगा, और जब कॉइल बिल्कुल खड़ी हो जाएगी तब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इससे पास होगा, तो फ्लक्स चेंज होने लगा। उसके बाद जब कॉइल घूम के ऐसी हो जाएगी फिर फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स मैक्सिमम हुआ, फ्लक्स जीरो हो गया। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है एंगुलर मोशन होने के कारण से, ठीक है। और हम लोग निकाल भी लेते हैं कि इसमें कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा d∅/dt से। आंसर क्या आता है? सभी लोगों ने इसका डेरिवेशन किया हुआ होगा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है। अभी ग्राफ बनाना है तो ग्राफ की ही बात कर लेते हैं। फ्लक्स जो कि B.A होता है, यानी BA cos थीटा, उसका टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। मैग्नेटिक फील्ड आपका हर समय इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस कॉइल के परपेंडिकुलर होगा। ओके, मान लें हम शुरुआत कर रहे हैं जिस समय कॉइल लेटी हुई है, ऐसी है, ठीक है, इस प्रकार से। तो एरिया वेक्टर इसका ये हो जाएगा ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड इधर। उसके बाद जब कॉइल घूमेगी, अभी तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री है, जब कॉइल घूमेगी तब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पर पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी 90 डिग्री है, फिर पैरेलल हो जाएगा, उसके बाद 180 फिर से 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है, तो एंगल जो है यहाँ पे वो किसके बीच में है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। चलिए तो ग्राफ बना देते हैं जल्दी से। इनिशियल कंडीशन हमको अपनी पता होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है, फाई का टी के साथ इनिशियली हमने लेटी हुई कॉइल इनिशियल कंडीशन में ली है, तो उस कंडीशन में ये मैं हटा दूं डायग्राम, उस कंडीशन में बी डॉट ए अगर आप सॉल्व करेंगे तो cos 90 आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कॉइल लेटी है तो उसका एरिया वेक्टर ऐसा ऊपर हो जाएगा, तो cos 0 होने के कारण, cos 90 होने के कारण से फ्लक्स 0 हो जाएगा। और वैसे भी फ्लक्स 0 है क्योंकि कॉइल अगर लेटी हुई है तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से निकल गई हैं और बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड नीचे से निकल गई हैं, तो कोई भी फ्लक्स इससे नहीं बन रहा। फिर जब ये खड़ी हो जाएगी ऐसे घूम के तो बहुत सारा फ्लक्स बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। फिर 180 हो जाएगा एंगल, फिर 0 हो जाएगा, और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको साइन ग्राफ मिल जाएगा। कौन सा ग्राफ मिलेगा? साइन का ग्राफ। ये है फ्लक्स का समय के साथ। अगर आप ईएमएफ का टाइम के साथ देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ईएमएफ का भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि फ्लक्स जिस प्रकार से चेंज हो रहा है वैसा ही ईएमएफ बनेगा। बिल्कुल, फ्लक्स जिस प्रकार से चेंज हो रहा है वैसा ही बनेगा। तो ईएमएफ का अगर हम देखें तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी यानी यही होता है हमारा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। और किसके किसके बीच में एंगल है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। ओके, अच्छा ध्यान से सुनिए जरा, यहाँ पे ये साइन का फंक्शन हो गया, साइन, ठीक है। शुरुआत में हमारा कॉइल लेटी हुई थी, हमने वहां से अपना डेरिवेशन स्टार्ट किया था। तो अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 90 होगा तो ये ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 है तो ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके, और फिर ग्राफ बन जाएगा आपका ऐसा, कॉस वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। इनिशियली एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हमारा 90 था, जिस कारण से ये तो 0 हो गया, लेकिन ये मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा इसको, ओके। ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से देखिए जरा, ये देखिए इस लोकेशन में फ्लक्स का चेंजमेंट, फ्लक्स मतलब आपको बाई एक्सिस पे देखना है, फ्लक्स का चेंजमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कुछ ऐसा ग्राफ है तो फ्लक्स का चेंजमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जितना फ्लक्स है थोड़ी देर बाद भी उतना ही फ्लक्स है, थोड़ी देर बाद भी उतना ही फ्लक्स है, थोड़ी देर बाद भी उतना ही फ्लक्स ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए तो ईएमएफ 0 के आसपास है, इसीलिए तो ईएमएफ 0 के आसपास है। तो एक ग्राफ आपका साइन का बनेगा, दूसरा ग्राफ आपका कॉस का बनेगा। दोनों साइन के नहीं बनेंगे, दोनों कॉस के नहीं बनेंगे। जहाँ फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे देखो ईएमएफ 0 के आसपास है, और जहाँ फ्लक्स मैक्सिमम चेंज हो रहा है, ये देखिए मैक्सिमम चेंजमेंट बाई एक्सिस पे आपको पता चलेगा कि फ्लक्स का चेंजमेंट हो रहा है, उस रीजन के आसपास आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक ईएमएफ मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे मैक्सिमम चेंज हो रहा है यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मिल रहा है, ईएमएफ भी मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप इन दोनों ग्राफ को रिलेट भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है, बिल्कुल। तो हो सकता है आपसे बन जाए, आप कहें ये तो गलत हो गया यार, कॉस का साइन वाला बन गया, साइन का कॉस वाला बन गया, ये क्या हो गया? यही सही है, ठीक है। जो बन रहा है उसको बनाइए नेचुरली जैसे बन रहा है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात, शाबाश। अगला क्वेश्चन, तो ये अच्छा सवाल था जिसमें ग्राफ वगैरह दे देते हैं या ग्राफ वगैरह पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चंस अच्छे हो जाते हैं। डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड L इज इक्वल टू phi अपॉन I। तो टोटल फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड पर यूनिट करंट इज कॉल्ड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस, इट्स SI यूनिट इज हेनरी। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है? टू बिल्ड अप द करंट I थ्रू इट। एक बैटरी ने I करंट इस पे बिल्ड किया, तो इसको कितना वर्क करना पड़ेगा वो आपको निकालना है। क्यों वर्क करना पड़ेगा? जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इस प्रकार से करंट अचानक से आई नहीं हो जाएगा, जो भी है 2 एम्पियर 4 एम्पियर सर्किट का करंट वो अचानक से नहीं बढ़ेगा, तो धीरे धीरे करके बढ़ता है, कुछ मिली सेकेंड्स लगते हैं बढ़ने में। जिस समय करंट बढ़ रहा होगा उस समय यहाँ से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा इन सारे लूप्स में, तो इन लूप्स में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ठीक है। तो ये जो
अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ है वो इस करंट को नहीं निकलने देगा। तो इस करंट को निकालने के लिए इस बैटरी को काम करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा उसके लिए हम लोग डिराइव करते हैं पावर कितनी वेस्ट हो गई ई आई, और ई की जगह लिख देते हैं एल डी आई अपॉन डी टी आई, पावर की जगह लिख देते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, डी टी कट जाता है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई। तो टोटल वर्क जो हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एल आई डी आई को 0 से लेके आई तक, कि हमको 0 से लेके आई तक करंट को पास कराना है। कितना वर्क करना पड़ेगा, एल बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई हो जाएगा आई स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके आई तक, तो आंसर आ जाएगा 1/2 एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, तो ये डेरिवेशन हम कल भी करा चुके थे कल की क्लास में कि कितना वर्क करना पड़ता है बैटरी को, और ये वर्क किस रूप में चला जाता है। क्या ये वर्क वेस्ट हो जाता है? नहीं, ये वर्क मैग्नेटिक फील्ड की रूप में यहाँ पे अपीयर हो जाता है, मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में यहाँ पे अपीयर हो जाता है। बहुत बार उसके डेरिवेशन को भी करवा लेते हैं, तो जब करवाया जाएगा तो हम जरूर करेंगे। ओके, बिल्कुल आगे के क्वेश्चंस में जरूर कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द करंट फ्लोइंग इन टू कॉइल्स, द करंट फ्लोइंग इन द टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2, दो कॉइल हैं, एक L1 और एक L2, ठीक है। इनका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है L1 L2? 16 मिली हेनरी, 16 मिली हेनरी एंड 12 मिली हेनरी, ठीक है। आर इंक्रीजिंग एट द सेम रेट, बोल रहे हैं द करंट फ्लोइंग इन द टू कॉइल्स, दो कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम रेट से इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो बैक ईएमएफ इसमें भी बनेगा, बैक ईएमएफ इसमें भी बनेगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ईएमएफ इसमें भी बनेगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि डी आई हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, इसलिए दोनों में ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेम रेट से करंट चेंज हो रहा है, यानी डी आई जो है इसमें आई से करंट आई प्लस डी आई हो गया, थोड़ा चेंज हो गया है। और इसमें भी चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, जो डी आई अपॉन डी टी जो है इसका, डी आई अपॉन डी टी जो है इसका, दोनों का कैसा है, सेम है। चलिए, इफ द पावर सप्लाइड बाय द टू कॉइल्स आर इक्वल, अगर पावर सप्लाइड दोनों कॉइल की इक्वल है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंड्यूस वोल्टेज। इंड्यूस वोल्टेज, दोनों में इंड्यूस वोल्टेज क्या होगा, तो पहले का इंड्यूस वोल्टेज हम लिख देंगे E1 जो कि होगा L1 डी आई अपॉन डी टी, और दूसरे का होगा E2 जो कि होगा L2 डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। ओके, मॉड लगा लीजिए क्योंकि मैंने माइनस नहीं लगाया है, और इसको डिवाइड कर दीजिए क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए, तो E1 अपॉन E2 आ जाएगा L1 अपॉन L2, जो कि हो जाएगा 16 मिली अपॉन 16 मिली, मिली कट जाएगा, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कट जाएगा, ये 12 था। 4 4 16 4 12, यानी 4:3। कितना आ जाएगा ईएमएफ इंड्यूस इसका, और इसमें उसका रेशियो 4:3। इंड्यूस ईएमएफ का रेशियो 4:3 आ गया। चलिए, अगला पूछा गया है करंट्स का रेशियो, करंट्स का रेशियो, दोनों सर्किट्स में करंट का रेशियो। अगर पावर सेम है बच्चों तो करंट का क्या होगा रेशियो, अगर पावर सेम है तो हम लिखेंगे E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2, इसका इंटू इसका इज इक्वल टू उसका वोल्टेज इंटू उसका करंट। तो I1 अपॉन I2 निकालना है ना, हाँ, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1, और ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि E1 अपॉन E2 हमने निकाला था 4/3, तो E2 अपॉन E1 हो जाएगा 3/4। बिल्कुल, तो ये आ गया करंट का रेशियो। अगला पूछा गया है इसमें किसका रेशियो, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल एट एनी गिवन इंस्टेंट, किसी एक गिवन इंस्टेंट में एनर्जी कितनी स्टोर है इसमें कॉइल के अंदर और उस कॉइल के अंदर। तो बच्चों एनर्जी जो स्टोर होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हाफ LI स्क्वायर होती है। तो पहली में होगी हाफ L1 I1 स्क्वायर, और दूसरी में होगी U1 U2 हाफ L2 I2 स्क्वायर। अगर मैं इसको रेशियो निकालूंगा U1 अपॉन U2 तो हाफ हाफ कट जाएगा, तो आ जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, L1 अपॉन L2 का रेशियो आपको पता है 4:3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3, और I1 अपॉन I2 पूरे का स्क्वायर, I1 अपॉन I2 का शायद आया था 3/4, 3/4 का स्क्वायर। तो 3 से एक 3 कट जाएगा, 4 से एक 4 कट जाएगा, तो बचेगा 3/4 ही, ठीक है। तो एनर्जी का जो रेशियो है वो 3/4 आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, बिल्कुल बहुत ध्यान से आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखिए और समझिए। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको कठिन लगा हो, किस प्रकार से इसको सॉल्व कर दिया गया है, तो उसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। वैसे तो कुछ किया नहीं है अभी तक, ज़्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल CBSE में नहीं रहते, थोड़ा सोचने वाले होते, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचने में ही सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ LI स्क्वायर, कह रहे हैं हाफ LI स्क्वायर से स्टार्ट कीजिए। कहाँ तक पहुँचिए बताइए कि ये जो वर्क करना पड़ता है ये बैटरी को करना पड़ता है। एक इंडक्टर से अपने करंट को पास कराने में बैटरी को कितना वर्क करना पड़ता है, हाफ LI स्क्वायर। प्रूव कीजिए कि ये इस चीज़ के बराबर है। किसके बराबर है, 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर। प्रूव कीजिए कि ये जो वर्क डन किया है बैटरी ने, वो वर्क डन इतनी मैग्नेटिक एनर्जी बनाता है इंडक्टर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल। तो यही हमने कहा था कि बहुत बार पूछ लेते हैं कि जो वर्क डन किया है हमारी बैटरी ने, वो इंडक्टर को क्रॉस करने में वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, L की वैल्यू लिख दें। L की वैल्यू होती है म्यू नॉट N स्क्वायर AL। ठीक है, बिल्कुल। और I की वैल्यू इंडक्टर बना दीजिए, एक सोलेनॉइड बना दीजिए, लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, और कुछ भी बना दीजिए। I की वैल्यू क्या होगी, अच्छा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगे, हम चाहते हैं कि I की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के रूप में आ जाए। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर होंगे म्यू नॉट NI। तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल लीजिए, B/म्यू नॉट N, इस चीज़ का स्क्वायर। तो हाफ म्यू नॉट N स्क्वायर AL B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर। एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट जाएगा, एक N स्क्वायर से N स्क्वायर पूरा चला जाएगा। 1/2 B स्क्वायर AL, और नीचे आ गया ये एक म्यू नॉट यहाँ पे बचा होगा, म्यू नॉट। ये आ गई एनर्जी, हमने पूरा सॉल्व किया और हमारे पास ये आ गया। और ये एनर्जी पूरे सोलेनॉइड में है, जिसका एरिया A है, A इज द एरिया एंड L इज द लेंथ। ओके, अगर हम वर्क डन हमारी इस मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर हो गया है। अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो डिवाइडेड बाय AL कर देंगे हम, एरिया इंटू लेंथ, यही वॉल्यूम होगा जहाँ पे पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होगा। तो AL कट जाएगा और इसको हम स्मॉल u बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, विच इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट B स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इतना करना पड़ेगा, बहुत आसान है ये, और आप पहुंच जाएंगे कि एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, बिल्कुल। एनर्जी इतनी थी, वॉल्यूम से डिवाइड किया तो एनर्जी डेंसिटी इतनी थी, बिल्कुल। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ये डिराइव किया जाता है। अच्छी तरीके से पूछा जाता है बोर्ड्स में, क्योंकि इसका यूज चैप्टर 8 में भी किया है मैक्सवेल ने, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, उनके अंदर एनर्जी ढूंढते हैं हम लोग कितनी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी डेंसिटी यही होती है 1/2 म्यू नॉट B स्क्वायर, और इसका यूज करके हम लोग वहाँ कैसे भी करके एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। फिर से L को डिफाइन पूछा है, phi/I, राइट इट एस आई यूनिट हेनरी। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस यानी L का डेरिवेशन पूछा गया है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। L क्या आता है ये, अगर आप डेरिवेशन करके देखेंगे तो म्यू नॉट N स्क्वायर AL, जो कि मैंने अभी अभी यूज किया था, यही निकल के आता है। ठीक है बच्चों, तो ये डेरिवेशन है, तो आप लोग इसको सीख लीजिए ये डेरिवेशन कैसे किया जाता है। सभी की कॉपी में, सभी के नोट्स में, NCERT में, सभी की कॉपियों में ये पहले से ही करा हुआ होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और उनकी डेफिनेशन भी बहुत पूछी जा रही है कि L को डिफाइन कीजिए, M को डिफाइन कीजिए, उनकी SI यूनिट बताइए। ये चीज़ें बहुत पूछी जा रही हैं। ठीक है, इसलिए इनके डेरिवेशंस भी पक्के कर लीजिए, डेरिवेशंस भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल, यही तो हमें पता चलता है कि डेरिवेशन पूछे भी जाते हैं कि नहीं, कितना पूछे जाते हैं ये भी पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिर से वही पूछा गया, M को डिफाइन कीजिए, M इज इक्वल टू phi/I, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L
म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया है, दो सोलेनॉइड हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड, एक की लेंथ L है और जो इसके अंदर है उसकी भी लेंथ L ही है, ठीक है, दोनों सेम लेंथ की। नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 है, ऊपर वाली में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, अंदर वाली में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसमें करंट I1 है। और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर I1 चेंज हो जरा सा तो उसके कारण से अंदर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, जिस कारण से इन लूप्स से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, जिस कारण से इसमें म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो M इज इक्वल टू 5/I, फिर से वो पूरा का पूरा हमको डेरिवेशन करना पड़ेगा म्यूचुअल इंडक्शन वाला। तो ये डेरिवेशन आप अच्छे से सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन वाला डेरिवेशन अच्छे से कर लीजिए, बहुत बार पूछा जा रहा है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, फिर से पूछ लिया गया। डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, ठीक है, कोएक्सियल सोलेनॉइड। 5 मार्क्स पे आते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का मीनिंग उसको एक्सप्लेन कीजिए। इट द रेशियो ऑफ 5/I, टोटल फ्लक्स लिंक विद द कॉइल पर यूनिट करंट, इट्स ऐसा यूनिट इज हेनरी। कंसीडर टू सर्कुलर कॉइल्स, दो सर्कुलर कॉइल, एक कॉइल बहुत बड़ी है और दूसरी कॉइल इसके सेंटर के आसपास है, ठीक है, क्योंकि ये बोल दिया गया है R2 इज लेस देन R1, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस R2 है। R2 इज लेस देन R1 मतलब बहुत छोटी है और कंसेंट्रिक भी है। तो हमसे ये पूछा गया है अगर इसमें करंट I हो तो उसके कारण से इसमें कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो इन दोनों इस पूरे अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा 5/I। ये भी शायद हम लोगों ने कल 2 बार डराइव किया था, बस आपको देखना है। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो अंदर क्रॉस बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स कि इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है इस छोटे वाले लूप से, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B इंटू एरिया, इसका एरिया होगा πr2², ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस रीजन के मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होंगे, इस करंट कैरिंग लूप के कारण होंगे। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2r, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा फ्लक्स डिवाइडेड बाय I, आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में इसको 2 बार डराइव किया था, इसलिए इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। हालांकि मैंने पूरा करा दिया, केवल I को काटना रह गया था, पूरा का पूरा डेरिवेशन हो गया है। ओके, तो जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे भी और AC पे भी सारी की सारी क्लासेस डली हुई हैं। अगला देखिए, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया A हैविंग टर्न्स N, आपको बताना है कि कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा। एक कॉइल ऐसे घूम रही है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स N है, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो बार-बार फ्लक्स चेंज हो रहा है, बार-बार फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अभी फ्लक्स 0, फिर फ्लक्स मैक्सिमम, फिर फ्लक्स 0, यहाँ पे 0 हो गए फ्लक्स, फिर फ्लक्स मैक्सिमम, तो बार-बार फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू -d∅/dt, तो E इज इक्वल टू -d/dt, फ्लक्स की जगह लिखेंगे B.A BA cos थीटा, E इज इक्वल टू -d/dt BA cos थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे ओमेगा t, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है बार बार, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा बार बार चेंज हो रहा है। ओमेगा के हिसाब से एक डायग्राम बना देंगे इस प्रकार से, ओमेगा के हिसाब से थीटा चेंज हो रहा है। चलिए, तो हम EMF इंड्यूस निकाल दें, B बाहर निकाले, A बाहर निकाले, माइनस बाहर है ही, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा, तो EMF हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, BA ओमेगा साइन ओमेगा t। नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो हो जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है। तो ये हो जाएगा EMF इंड्यूस, कि टोटल कितना EMF इंड्यूस हो गया उस कॉइल में एंगुलर मोशन करने के कारण से, बार बार एंगल चेंज होने के कारण से, NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। बस कभी कभी क्या बोलते हैं कि ओमेगा ना देके वो फ्रीक्वेंसी f लिख देते हैं या फ्रीक्वेंसी न्यू लिख देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हमको डेरिवेशन करना होता है। तो यही फाइनली हम चेंज कर देंगे NBA ओमेगा साइन ओमेगा t, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे NBA ओमेगा की जगह हम लिख देंगे 2π न्यू साइन ओमेगा t, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ जाएगा। मैक्सिमम EMF की बात करोगे तो इसकी वैल्यू 1 कर देंगे हम, तो हो जाएगा मैक्सिमम EMF E0 NBA
2 पाई न्यू, ये मैक्सिमम ईएमएफ हो जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आपको निकालना है तो पहले तो आप ओमेगा के टर्म्स में निकाल दीजिए, बाद में ओमेगा को हम क्या लिख देंगे 2 पाई न्यू। चलिए शाबाश, बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए, डिफाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। बहुत बार पूछा गया है। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। ये 5 नंबर के सवाल पहली बार तो इस चैप्टर में रहते नहीं हैं, तो ये क्या करते हैं कि 2-2 नंबर के सवाल 3-4 सवाल दे देते हैं 5 नंबर में। तो पहला म्यूचुअल इंडक्शन को डिराइव कीजिए, उसका दूसरा पार्ट दे दिया कि म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन कीजिए, दूसरे में डिराइव कीजिए। तीसरा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 2 कॉइल्स C1 एंड C2 आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। C1 एक कॉइल है, एक C2 कॉइल है, इनको बहुत पास पास रख दिया है, प्लेस टू क्लोज टू ईच अदर। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द EMF इंड्यूस इन कॉइल C1 ड्यू टू चेंज इन करंट इन C2। C1 में कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा अगर इस वाली कॉइल में करंट चेंज हो तो। इस वाली कॉइल में बैटरी लगा दीजिए, अगर इस वाली कॉइल में कैसे भी करके हमने करंट चेंज कर दिया तो इसमें कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो इंड्यूस EMF की वैल्यू होती है -d∅dt, इतना ही इंड्यूस EMF होगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हम फाई की वैल्यू क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हमको ये दूरी नहीं दी गई है, कितनी दूरी है दोनों कॉइल्स के बीच में, उस हिसाब से हम मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे। तो हम कितना लिख के छोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। जिस हिसाब से फ्लक्स चेंज होगा उसी हिसाब से EMF बनेगा। चलिए, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ AC जनरेटर स्टेट्स इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। AC जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, जब एक कॉइल घूमती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है। व्हेनेवर द फ्लक्स चेंजेस थ्रू द कॉइल इट इंड्यूसेस EMF। ओके, हाउ इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद आर्मेचर चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, तो हम लिखेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, हम लिखेंगे जब कॉइल रोटेट करती है तब कॉइल का जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल बार बार चेंज होता है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बार बार चेंज हो रहा है, जिस कारण से फ्लक्स चेंज होता रहता है। तीसरा इसमें क्वेश्चन दिया गया है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF। इसी AC जनरेटर में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस कितना होगा, तो EMF की वैल्यू आती है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो E0 की वैल्यू हो जाएगी NBA ओमेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम रख देंगे व्हेन साइन थीटा, दिस इज पूरा थीटा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। इस थीटा को ही हम ओमेगा टी लिख लेते हैं, तो ये थीटा है, इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये थीटा लगेगा, ये थीटा ही है, ओमेगा टी लिख दिया है। किन के बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। ठीक है, बिल्कुल। तो जब ये थीटा मैक्सिमम हो जाएगा उस समय देखिए NBA ओमेगा ये मैक्सिमम EMF की वैल्यू हो गई। ठीक है, ओके। सो द वेरिएशन ऑफ EMF विद टाइम, अभी अभी हमने एक बार दिखाया था EMF का वेरिएशन टाइम के साथ। ठीक है, बड़े आराम से आप दिखा सकते हैं EMF का वेरिएशन टाइम के साथ, बिल्कुल अच्छी तरीके से। यही इस एक्सप्रेशन से भी आप लिख सकते हैं NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी है, इस एक्सप्रेशन से भी आप लिख सकते हैं व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होंगे। चलिए परपेंडिकुलर से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर दिए। अगर परपेंडिकुलर से स्टार्ट करेंगे तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, अगर पैरेलल से स्टार्ट करेंगे तो साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर परपेंडिकुलर से स्टार्ट करेंगे तो वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा टाइम के साथ, और पैरेलल से स्टार्ट करेंगे तो वोल्टेज का ग्राफ ऐसा बनेगा टाइम के साथ। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल, कब होंगे पैरेलल, जब कॉइल खड़ी होगी। खड़ी कॉइल से अगर आप डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं अलग अलग टाइम पे। ओके, बिल्कुल। अगला सवाल, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर, ड्रॉ लेवल डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। व्हेन कॉइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंजेस, और फ्लक्स चेंज होंगे तो EMF इंड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। E इज इक्वल टू -d∅/dt, और फिर हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा -d/dt B डॉट A यानी BA cos थीटा, और थीटा की जगह हम लिखेंगे ओमेगा टी, फिर BA बाहर निकाल लेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, जैसा कि अभी अभी हम लोग कर चुके हैं एक बार, बिल्कुल वैसे ही पूरा का पूरा फिर से रिपीट हो जाएगा ये। ठीक है, बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा इंडक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, वो है स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर विद द हेल्प ऑफ लेवल्ड डायग्राम। तो आपको डायग्राम बनाना सीख लेना है एसी जनरेटर का। द कॉइल ऑफ एसी जनरेटर हैविंग n टर्न्स एंड एरिया ए, एसी जनरेटर में जो कॉइल है उसमें n टर्न है और एरिया ए है उस कॉइल का, और ओमेगा से वो घूम रही है, तो डिड्यूस कीजिए कितना उसमें ईएमएफ होगा। डेरिवेशन करना है इंड्यूस ईएमएफ का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा सीखना है। तो इस चैप्टर में हमारा एसी जनरेटर बार बार रिपीट हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, ये बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। डेरिवेशंस क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम जितने मैक्सिमम लगा सकते हैं हमने लगाए, ठीक है। क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे रिपीट होंगे, इसका भी चांस काफ़ी रहता है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि हम अपने तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की, हम ये नहीं सोच के चलेंगे कि यही रिपीट होगा। बस अपनी तैयारी कीजिए, पता कर लीजिए कैसा लेवल रहता है क्वेश्चंस का, क्या हम उसके लिए तैयार हो गए या नहीं। बिल्कुल ओके। तो ये रहा हमारा म्यूचुअल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा प्लेलिस्ट। तो उसको अच्छे से देखिए और समझिए। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, आज शायद 4th वीडियो है। तो 4 वीडियो में हमने पूरा का पूरा EMI के जितने भी सवाल हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हमने कराए, ठीक है। और लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन हमने करा दिए, सारे के सारे जितने भी हमारे पास इस बुक में मौजूद हैं, ठीक है। बिल्कुल आई थिंक ये क्वेश्चंस तो यही रहते हैं हर साल। कभी कभार CBSE पैटर्न चेंज कर देती है कि इस साल हम MCQ ज़्यादा पूछेंगे, इस साल 2 नंबर के ज़्यादा पूछेंगे। क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट तो यही रहेंगे। तो ये वीडियो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इससे आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।